बात कर रहे थे बेटा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से दरअसल इंफॉर्मेशन एक स्ट्रैंड में होती है और दूसरे में नहीं होती। जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। यानी अगर हम कहें कि ये है ऊपर वाला सेंस स्ट्रैंड, तो इसे कहेंगे, सॉरी, जी ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है दरअसल इंफॉर्मेशन इसमें है। ठीक हो गया। और इसके जो अपोजिट है जिसको हमने रेड लिया, ये कहलाता है नॉन कोडिंग या फिर एंटी सेंस। तो ये नॉन कोडिंग या एंटी सेंस, ये हम सपोज कर लेते हैं ये रेड वाला है। ठीक है जी। अच्छा, अब नजर क्या आ रहा है? अब नजर ये आ रहा है कि जब सेंस स्ट्रैंड के अपोजिट कॉपी बनी, यानी उसको कॉपी किया डीएनए पॉलीमरेज के एक यूनिट ने, तो उसने इस सीक्वेंस के अपोजिट जो स्ट्रैंड बनाया वो सेंस नहीं था। वो कौन सा था? रेड कलर का मतलब एंटी। वो एंटी सेंस था। और जो नॉन कोडिंग को टेम्पलेट बनाकर उसके सामने जो कॉपी हुई, वो कॉपी कौन सी थी? सेंस और वो कोडिंग सेंस। स्ट्रैंड। यानी समझने की बात यह है कि इफ द सेंस स्ट्रैंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट, अगर सेंस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करे डीएनए पॉलीमरेज, तो एंटी सेंस बनाता है। और एंटी सेंस को टेम्पलेट के तौर पे बना यूज करे तो सेंस तैयार होता है। ये बात समझ गए बेटा? अभी जो हम लिख रहे थे यहाँ पे कि मसलन यहाँ पे ये TACC, ये बना ना इसके ऊपर, तो यहाँ था ATGG। ठीक है। तो ये TACC तो दरअसल गौर करें तो ये TACC तो ये वाला है, ये TACC। समझ गए? यानी सेंस को कॉपी करने पर एंटी सेंस का सीक्वेंस आ रहा है, और एंटी सेंस को कॉपी करें तो सेंस का सीक्वेंस कॉपी होगा। यह असूल जहन में रखें। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा बात? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन में, रिक्वायरमेंट ये है कि मैसेंजर तैयार होना है, पैगाम्बर, जो बताएगा जाकर राइबोसोम को कि क्या पैगाम है, कौन सी प्रोटीन बनानी है और कैसे बनानी है। अब जब इंफॉर्मेशन फकत सेंस में है, ठीक, इंफॉर्मेशन एक स्ट्रैंड में है जो सेंस कहलाता है, तो हमें कॉपी भी सेंस की चाहिए ना, या एंटी सेंस की कॉपी चाहिए? यूं कह ले मेरे पास दो पेपर हैं, एक में इंफॉर्मेशन है जो वाकई काम की है, जिसे मैं सेंस कह रहा हूँ। एक दूसरा पेज है, वो एंटी सेंस है, उसमें तो इंफॉर्मेशन नहीं है काम की। तो मैं आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा तो जाहिर है सेंस वाला पेज दूंगा ना, कि इसकी कॉपी करवा लें। ऐसा होना चाहिए ना। जी सर। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। जरा यहाँ पे थोड़ा सा कह लें ट्रिकी है, क्या है? यानी कॉपी तो चाहिए हमें सेंस की, लेकिन अभी जो हमने बात की ना कि जब रेप्लिकेशन होती है तो सेंस की कॉपी दरअसल जो होती है वो तो एंटी सेंस बनता है। ये जो स्ट्रैंड बना है, दिस इज द कॉपी ऑफ सेंस, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। कॉम्प्लीमेंट्री। सेंस के ऊपर था AT, मैं यहां से रीड कर लेता हूं। सेंस के ऊपर क्या था?
सेंस पे था ATGG, कॉपी हुई TACC। बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये तो एंटी सेंस कॉपी हो गया। हमें तो कॉपी चाहिए थी सेंस की। जी, यहां तक बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। तो अब जिस तरह कह लें कि मैं अगर दो पेज मेरे पास हैं, एक में सेंस है और एक पे एंटी सेंस है, और मैं फोटो कॉपियर से कहता हूँ इसकी कॉपी कर दो, तो मैं कॉपी करने के लिए उसे सेंस वाला नहीं दूंगा, उसे एंटी सेंस वाला दूंगा, ताकि सेंस वाली कॉपी तैयार हो जाए। क्योंकि कॉपी होगी कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये जो रेड वाला है, अगर इसको टेम्पलेट बना के कॉपी करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये ब्लू, ये कॉपी हासिल हो जाती है सेंस वाली। बात समझ गए? The antisense will be used as template and the copy produced will be the copy of sense। जी, बात समझ गए बेटा? जी सर। जी, बाकी लोग भी समझ गए हैं? जी सर। ओके। तो अब ये जो दो स्ट्रैंड हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, अब ये दो टर्म जहन में रहे कि सेंस स्ट्रैंड की कॉपी आगे जानी है, लेकिन सेंस की कॉपी बनाने के लिए एंटी सेंस एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल होगा। यानी जिसको हम कह रहे हैं नॉन कोडिंग, जो कोड नहीं कर रहा, अच्छा, लेकिन इसी को टेम्पलेट बनाया है, तो इसी को कहते हैं दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है बेटा? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। और जो टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसकी कॉपी तैयार हो जाती है। तो ये बेसिक यहाँ पे एक कह लें कि कंडीशन है। अब जरा आ जाए बुक के अंदर। बुक के अंदर चैप्टर के शुरू में ये पैराग्राफ मैंने वहां से कॉपी किया है कि कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, जो एक पॉइंट हमने रीड आउट भी किया था, जिसको ये हाईलाइट किया हुआ है ब्लू में। ये क्या बताता है पॉइंट? ये कहता है जनाब कि DNA जो मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, और एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक DNA का मॉलिक्यूल होता है। और जब क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं वो नॉन डुप्लीकेटेड, यानी मेटाफेज की बात नहीं कर रहे। अब बात कर रहे हैं एक नॉर्मल एनाफेज, टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद अगला सेल पैदा होता है ना, डॉटर सेल। तो डॉटर सेल को जो पेरेंट से क्रोमोसोम मिलता है, बात हो रही है उसकी। तो उस क्रोमोसोम में एक DNA का मॉलिक्यूल होता है, एक क्रोमोसोम में एक DNA का मॉलिक्यूल। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम का मतलब 46, 46 DNA के मॉलिक्यूल। और ये DNA का मॉलिक्यूल जो है इज वन वेरी लॉन्ग, सिर्फ लॉन्ग नहीं, वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर दैट एक्सटेंड्स अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है? यानी DNA, हमने तो यहाँ पे डायग्राम में छोटा सा बना दिया ना, ये ये तो समझने के लिए हमने एक पोर्शन लिया है। DNA ये तो पॉलीपेप्टाइड भी, ये सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी नहीं कहलाएगा। अगरचे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कोई 20-25 न्यूक्लियोटाइड हमारे सामने हैं, लेकिन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं है। ठीक है? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA कहलाता है बाकायदा, वो सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, हो सकता है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है? का टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 140 मिलियन। 140 मिलियन कितने बनते हैं? 1 करोड़ 40 लाख न्यूक्लियोटाइड इन इट्स DNA। 1 करोड़ 40 लाख न्यूक्लियोटाइड, एक लंबी लाइन बनेगी। जी बेटा, ये पॉइंट समझ गए? जी सर। अच्छा, अब चलें, आगे चलते हैं। ये क्या नजर आ रहा है? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको उल्टा लेते हैं। जी, मुल्तान नजर आ रहा है?
सर कराची भावलपुर सखर सब में। सारे नजर आ रहे हैं। अच्छा बेटा, ये डायग्राम का मकसद ये है कि दरअसल डीएनए को, जो अभी हमने बात की कि डीएनए इज ए वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल। अब इस लॉन्ग मॉलिक्यूल पे जीन होते हैं। हमने कहा कि क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। और दरअसल क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो है दरअसल हेरिडिटरी मटेरियल, जिस पर जीन होते हैं। ठीक है। अब ये जीन कुछ इसी तरह से पाए जाते हैं जिस तरह, अगर हम कहें ना कि एक नेशनल हाईवे को हम ले लें बिलफर्ज, कराची से मुल्तान तक एक, गालिबन ये शायद 17, कितने बनते गालिबन 1000 मील है, और शायद कोई 1200 1400 किलोमीटर बनता है। ठीक है। मुल्तान से आगे भी जाता है। तो हम समझने के लिए जरा जहन में रखें कि सपोज दिस लॉन्ग रोड इज लाइक ए डीएनए फाइबर। ठीक है। और इसके ऊपर अब ये तो नाम हमने लिख लिए हैं एक मिसाल लेने के लिए। कराची एक आबादी है, पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अब कराची से निकले बाय रोड, कुछ दूर तक आबादी रही, और उसके बाद फिर जंगल, बयाबान। कभी अगर सफर किया हो ट्रेन में या रोड पर, है कोई जिसने सफर किया हो? नो सर। नो। चलें कभी कीजिएगा। दरअसल जिसे कहते हैं कि दुनिया की सैर, ये भी इस्लाम में शामिल है। ऐसा नहीं कि नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जमीन पे घूमो फिरो, देखो देखो कि मैंने क्या कुछ बनाया है, उसको समझने के लिए 12। अच्छा, तो मतलब ये है कि कहीं भी जाएं तो चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। आपकी लर्निंग की जो है ना एक हिस्स, वो एक्टिव होनी चाहिए। चीज़ों को देखें, आपके जहन में सवाल पैदा हो, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि जो सर उसके लिए आबादी है, पैसा चाहिए। चले मुल्तान से लाहौर ही गए हो तो हम ये देखते हैं कि आबादी जो है वो अलोंग द होल लेंथ ऑफ, कह लें कि रोड नहीं होती। खेत आ जाएंगे, आबादी नहीं होगी। ऐसे ही है ना। बंजर जमीन आ जाएगी, आबादी नहीं होगी। तो कराची और हैदराबाद के दरमियान तो वैसे बहुत सारा एक बंजर एरिया है। आबादी फिर काफी दूर जाके आई, फिर उसके बाद आबादी फिर आगे जाकर है दरमियान में। छोटे छोटे गांव होंगे, छोटे बड़े। एक बड़े लें तो फिर ये रहीम यार खान, और उसके बाद बहावलपुर और मुल्तान तक पहुंचते पहुंचते, अगर मैं ये कहूँ कि 1400 किलोमीटर के फासले पे, ये बड़े बड़े शहर तो कुछ ही हैं, बाकी छोटे मोटे हैं। और बहुत सी जगह तो वो है जहाँ पे कोई गांव कुछ भी नहीं है, आबादी ही नहीं है। समझ गए? जी, यहाँ तक बात समझे हैं बेटा? तो इसी तरह जीन्स, जी सर। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि कराची एक बड़ा सा जीन है, हैदराबाद उससे छोटा जीन है, सखर गालिबन उससे भी छोटा है, रहीमिया खां शायद इसके बराबर होगा, बहावलपुर भी शायद उसके आसपास ही होगा, लेकिन मुल्तान फिर एक बड़ा शहर आ जाता है। तो सपोज दीज आर जीन्स, कोई जीन छोटा है, कोई जीन बड़ा है। ठीक है। दरमियान में छोटे छोटे कस्बे आ गए, कहते छोटे छोटे जीन हैं। लेकिन आबादी मुस्तकिल नहीं है, यानी कुछ खाली जगह फिर आबादी, फिर आगे चले फिर आबादी, कोई बड़ी आबादी कोई छोटी आबादी। तो इसी तरह डीएनए का जो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे सैकड़ों, हजारों जीन प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन ये सारे जीन साथ साथ जुड़े नहीं होते। जिस तरह किसी एक नेशनल हाईवे पे सारी आबादियां जुड़ी नहीं होती, दरमियान में गैप होता है ना। समझ रहे हैं बेटा? दरमियान में गैप है। जी सर। रोड है, यानी डीएनए मौजूद है, डबल हेलिक्स भी है, न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं। लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड के पेयर जो दो जीन्स के दरमियान में है, वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते। वो जीन नहीं है। उन्हें कहते हैं इंटर जीन। इंटर जीन यानी जीन के दरमियान का डीएनए। और जनरली ये सपोज किया जाता है कि इंटर जीन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जीन में इंफॉर्मेशन है, जो दो जीन के दरमियान का फासला होगा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। तो
डीएनए इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल, हम समझने के लिए बात कर सकते हैं, लाइक ए नेशनल हाईवे, जिसके अलोंग हमें आबादियां मिलते हैं छोटी बड़ी। इसी तरह डीएनए के ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हैं आबादियां, जो जीन जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये आबादियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, इनके दरमियान में डीएनए जरूर है, लेकिन गैप है। एक जीन दूसरे जीन के दरमियान में जो दरमियान का डीएनए है उसे इंटरजीन कहेंगे। फिर आबादी आएगी, कहीं छोटा जीन कहीं बड़ा जीन। ठीक है। अब जीन की लेंथ क्या होगी, डिपेंड करता है कि उसने किस प्रोटीन को स्पेसिफाई करना है। अगर उसने बड़ी साइज की प्रोटीन तैयार करनी है तो जीन बड़ा होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको एनोलॉजी को और थोड़ा सा फैलाएं, तो जो कराची की अहमियत है वो ज़ाहिर है हैदराबाद की नहीं होगी। जो काम मुल्तान में होता है वो शायद शक्कर में ना होता हो। बात फॉलो कर रहे हैं? तो जी सर। इसी तरह जीन्स अपने अपने रोल रखते हैं। कोई जीन कोई किसी हवाले से अहम है, कोई जीन किसी हवाले से अहम है। कोई कह लें कि मेलानिन प्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई इंसुलिन की प्रोडक्शन का जीन है। ठीक है। तो इस तरह ये हम एक एनोलॉजी समझने के लिए। अच्छा, अब जरा आगे चलें, इसको फिर सीधा करते हैं। जी। अच्छा, अब जो हमने मिसाल ली कि हम कराची से चले, कराची से निकल गए बाहर, आगे आ गया जंगल बयाबान। उस जंगल बयाबान से आने से पहले बाद औक़ात, या अगर रोड पे भी सफ़र करें लाहौर तक भी जाए, तो मुल्तान से जब हम निकलने लगते हैं तो आपको खुदा हाफिज का बोर्ड नज़र आता होगा। वो तो देखा होगा कभी जाते हुए, कि आप जी सर देख। मुल्तान की हदूद से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। और जब किसी आगे किसी आबादी कोई करीब आती है तो वहां पे बोर्ड लगा होता है, खबरदार आहिस्ता चले आगे आबादी है। ऐसा होता है ना। फिर आबादी आ जाती है, फिर आबादी खत्म हो जाती है, फिर हदूद खत्म। तो इसी तरह जो जीन्स हैं इस मेन रोड के ऊपर, उन जीन्स के स्टार्ट में भी साइन बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ से जीन का आगाज हो रहा है, और जहाँ पे जीन खत्म होता है वहां भी एक साइन बोर्ड मौजूद होता है। तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बुक ने कि ये है जीन, यानी आबादी शुरू हुई जहां से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है जीन। अच्छा, इस जीन के अंदर शुरू में आबादी नहीं होती घनी, शुरू में तो इक्का दुक्का मकान नजर आने शुरू होते हैं, और फिर आगे चलें तो पूरी एक कह लें बड़ी आबादी नजर आती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आबादी खत्म होने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि आप शहर खत्म होने लगा, और आखिर में एक बोर्ड भी नजर आता है जी जनाब खुदा हाफिज। बात समझ गए? तो इसी तरह जीन के भी हम पार्ट्स ले सकते हैं, कि जीन के शुरू में एक है पार्ट जिसे कहते हैं प्रोमोटर। तो ये प्रोमोटर में खास सीक्वेंस मौजूद होता है, जिसको पढ़कर एक जेनेटिसिस्ट समझ जाता है कि यहाँ से आगे जीन मौजूद है कोई। और ये जो ब्लू पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इधर प्रोमोटर से पहले, ये ब्लू क्या है, अभी हमने क्या नाम लिया था? नहीं, जहन में इंटरजीन, दो जीन्स के दरमियान खाली जगह। वो खाली तो नहीं है, रोड तो है, यानी डीएनए तो मौजूद है, लेकिन उस रोड पे आबादी कोई नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जीन जब आबादी शुरू होगी, जीन शुरू होगा, तो उसके शुरू में होगा प्रोमोटर। फिर मेन उसका कह लें कि आबादी होगी सारी, ये जिसे कह लें कि सीक्वेंस, जिसे कहा जा रहा है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, कि ये ट्रांसक्राइब होगा दरअसल, यानी ये सीक्वेंस कॉपी होगा आरएनए की शक्ल में। और फिर टर्मिनेटर पे जाके कॉपी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी तैयार होनी है डीएनए की। तो डीएनए की कॉपी कहाँ तक तैयार होगी? तो डीएनए की कॉपी, यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुई ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होकर ट्रांसक्रिप्शन यहाँ तक चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। और ये जहाँ से ब्लू शुरू हो गया, तो अब ये तो इंटरजीन का एरिया शुरू हो गया, जीन खत्म।
समझ गया बेटा? तो आरएनए बनेगा इस पार्ट से, आरएनए की कॉपी बनेगी इस पार्ट से। जी बेटा, यहां तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, आरएनए बनाता कौन है? डीएनए बना रहा था, डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि डीएनए इज ए पॉलीमर, तो उस पॉलीमरेज एंजाइम को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाला कहलाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जिस डायरेक्शन में चलता है बनाते हुए, तो आरएनए पॉलीमरेज दरअसल चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? ऊपर नहीं है मैं, क्योंकि माउस नहीं है मेरे पास, उंगली से बना रहा हूँ। तो यानी ये डायरेक्शन, ठीक है बेटा, ये है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को पढ़ेगा और इसकी आरएनए कॉपी तैयार करेगा, ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक हो गया? अब इस डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है? अगर हम नदी को देखें, एक स्ट्रीम को, तो हमें पानी अगर इस सैम्त में बहता नजर आ रहा है, पानी लेफ्ट से राइट की तरफ बहता नजर आ रहा है, तो हम इस एंड को नाम देंगे अपस्ट्रीम। जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? और जिस तरफ पानी जा रहा है बहता हुआ, इस साइड को कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ये डेफिनेशन ध्यान में बिठा ले बेटा, ये दो बाकायदा बुक ने डिस्क्राइब की हैं कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। मीनिंग समझ गए? जी सर। ओके। अच्छा, अब ये जो अपस्ट्रीम वाला एंड है, इस अपस्ट्रीम के ऊपर ये प्रोमोटर मौजूद है। यानी प्रोमोटर कहाँ होता है? अपस्ट्रीम ऑफ द जीन पे, और टर्मिनेटर होगा डाउनस्ट्रीम पर। ठीक। अब प्रोमोटर टर्मिनेटर ये क्या है? जाहिर है डीएनए है, और डीएनए किस पे मुश्तमिल है? न्यूक्लियोटाइड पर। तो यहाँ पर दरअसल एक खास सीक्वेंस मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो उसको कह लें कि बताता है कि ये प्रोमोटर है। और टर्मिनेटर के ऊपर एक खास सीक्वेंस होता है जो बताता है कि जनाब यहाँ पे जीन खत्म हो रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बात शुरू करता है, कॉपी करना शुरू करता है, और टर्मिनेटर पे जाके जब उसको पैगाम मिलता है कि जनाब यहाँ पे जीन खत्म हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर देता है, और इस तरह उसका ट्रांसक्रिप्ट पूरा हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड होती है टर्मिनेटर पे। अच्छा जी, यहाँ पे अब जेनेटिक्स की सारी एबीसी पहले हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। हमने कहा प्रोमोटर, ये है प्रोमोटर, ठीक है बेटा? ये है डायरेक्शन ट्रांसक्रिप्शन की। तो यानी ये है डाउनस्ट्रीम, और इधर है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम पाइवन। अच्छा, प्रोमोटर, ये प्रोमोटर ये आपको देख रहे हैं कि ये जो नीचे आपको ब्लू में नजर आ रहा है, तो ये दरअसल इसको यहां से, और ये इस तरह से, तो मीन्स ये प्रोमोटर के अंदर जो सीक्वेंस है वो शो किया है, प्रोमोटर में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और किन में शो किया है? ये कोलाई के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेन्स ली हैं उसकी। तो मुख्तलिफ स्ट्रेन के अंदर अगर हम देखें कि प्रोमोटर के अंदर क्या सीक्वेंस होता है, तो प्रोमोटर में ये जो हाईलाइटेड है येलो कलर में, ठीक। तो यहाँ पर बाकी तो डिफरेंस है, लेकिन इस पार्ट के अंदर हमें कॉमन सीक्वेंस नज़र आता है जो हाईलाइटेड है। और वो कॉमन सीक्वेंस यहाँ पे क्या है? TTGACAT, और ये है TATAAT, ये वाला येलो। जी बेटा, बात सुन रहे हैं ध्यान से या बोर हो गए हैं? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? समझ भी आ रही है बात? अच्छा, विद इन द प्रोमोटर देयर इज अ स्पेसिफिक sequences,
ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस अगर हम चले, मैं आपको बुक दिखा दूं ताकि थोड़ा सा आपको ये एहसास हो कि वाकई हम किताब से पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे बात हो रही है, विद इन प्रोमोटर देयर आर टू बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। और ये आगे, ये देखें, ये एक सीक्वेंस दिया है TTGA CA, और यहाँ पे दिया है TATAA T। समझ गए? या सिर्फ टाटा भी पढ़ते हैं इसको। और इनको क्या कहा है, ये -10 सीक्वेंस है, ये वाला, और ये वाला है -35। ये बेटा नजर आ रहा है? जी सर। तो ये दरअसल आपको प्लस माइनस का मीनिंग समझना है। यहाँ पे आपको +1 भी लिखा नजर आ रहा है ना, दिस इज +1। तो दरअसल जीन के अंदर प्रोमोटर जहाँ पे खत्म होता है, तो प्रोमोटर प्रोमोट करता है फकत के जनाब यहाँ से आगे कॉपी होना है। अब आगे जो पहला न्यूक्लियोटाइड कॉपी होगा DNA से RNA की लैंग्वेज में, ठीक, तो उस पहले न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं +1। लेकिन उस +1 से पीछे चलें, बैक पे, तो इस बैक पे चलते हुए +1 के बिल्कुल साथ होगा -1, ठीक। ये जो +1 है, ये +1 यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ खड़ा है, जिसको हाईलाइट किया हुआ है ये ब्लू में, ये है +1, ठीक है। तो इस +1 से पीछे है -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, और ये शायद मैंने गिनने में गलती की हो, तो ये 10 पे इसको लेते हैं, -10 पे, ठीक है। तो -10 का मतलब है कि जहां से RNA पॉलीमरेज ने RNA बनाना शुरू करना है, यानी +1, उससे पीछे चले प्रोमोटर के अंदर, तो -10 पोजीशन पे हमें ये सीक्वेंस मिलता है जो हाईलाइटेड है। और मजीद पीछे चले, ठीक, तो -35 पोजीशन पे जाकर हमें ये सीक्वेंस भी मिलता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये बेटा ये बात समझे हैं, प्लस और माइनस की? जी सर। अच्छा, जेनेटिक्स आसान नहीं है बेटा। अच्छा, तो अब इसका काम क्या है, इसको आखिर खामा खाई में हम क्यों पढ़ रहे हैं, या बुक ने भी डिस्क्राइब किया है, जाहिर है अहमियत होगी। तो अहमियत इसकी दरअसल ये है कि ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करता है पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज को दरअसल नहीं पता कि DNA के ऊपर कहाँ से उसने कॉपी करना शुरू करना है। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं मालूम कि वो DNA को कहाँ से कॉपी करना शुरू करे, यानी उसे प्रोमोटर का नहीं आता पता, ठीक है। अब प्रोमोटर का किसे पता है? प्रोमोटर का पता है एक फैक्टर जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ RNA polymerase to the promoter is the first step in gene transcription। जीन ट्रांसक्रिप्शन में पहला स्टेप ये है कि RNA polymerase प्रोमोटर से अटैच हो। लेकिन ये अटैचमेंट ये अकेला नहीं कर सकता, इसको एक फैक्टर चाहिए। ये यहाँ पे ये लाइन के नीचे आ गया सिग्मा फैक्टर। इसे यूं भी कह सकते हैं कि सिर्फ वो जो RNA पॉलीमरेज है, इट इज ए एपो एंजाइम। इट इज ए एपो एंजाइम। एपो एंजाइम याद है चैप्टर 3 से? जी, चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 नहीं है जो मैंने ओपन किया है। चैप्टर 3 में हमने बात की थी एपो एंजाइम अ पार्ट ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम जब तक काबिल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, काम करने के काबिल नहीं होता, जब तक कि उसके साथ एक और नॉन पार्ट उसके साथ अटैच ना हो। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर को भी
कहा जाता है कि जब ये सिग्मा फैक्टर, इस डायग्राम को आप देखें तो इस डायग्राम में प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको शो किया है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो छोटे छोटे आपको बॉल्स नजर आ रही है ना, ये हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और इन अमाइनो एसिड से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम बना है। और इस एंजाइम को मुकम्मल करता है ये जो ब्लू पार्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये है सिग्मा फैक्टर। ठीक हो गया बेटा। तो जब ये सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है, ये देखें ये इसके साथ अटैच है ग्रीन के साथ, तो तब ये एंजाइम पूरा होता है और ये कहलाता है, जी ये साइड पे क्या लिखा है, लेफ्ट साइड पे जिसे मैंने एनसर्कल किया, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। याद आ गया होगा अब चैप्टर 3। होलो, होल, कंप्लीट, एंजाइम कंप्लीट हो गया। एंजाइम कंप्लीट हो गया। अच्छा, एंजाइम कंप्लीट हो गया तो दरअसल कंप्लीट होकर ये फिर इस काबिल होता है कि प्रोमोटर के साथ अटैच हो। सिग्मा फैक्टर का काम ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से अटैच करवा के ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवा दे, और शुरू करवा के खुद ये 9-2-11 हो जाता है, यानी फिर इससे अलग हो जाता है। यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का, ये इसे पहले रहनुमाई चाहिए सिग्मा फैक्टर से, ताकि जीन के प्रोमोटर साइट से अटैच हो सके। जब इसको रहनुमाई मिल जाती है और सिग्मा फैक्टर इसको कह लें कि गाड़ी पे सवार करवा देता है कि जब आगे काम करते रहो, मैंने शुरू करवा दिया, फिर सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है पिंक और रेड कलर में, ये क्या है, पहचान सकते हैं इसको? डीएनए। डीएनए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दरअसल सिग्मा फैक्टर डीएनए को अटैच करवाता है। अब ये अटैच कहाँ से करवाएगा, अब ये कहाँ से सिग्मा फैक्टर अटैच करवाएगा, उसमें बात आती है इस सीक्वेंस की। ये जो हम दे रहे हैं -10 और -35 पे, इस सीक्वेंस की एफिनिटी रखता है सिग्मा फैक्टर। यानी सिग्मा फैक्टर पहचानता है, सिग्मा फैक्टर अट्रैक्ट होता है इस सीक्वेंस के साथ। अगर ये सीक्वेंस हटा दिया जाए प्रोमोटर से, तो ना सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, ना जीन ट्रांसक्राइब हो पाएगा। अहमियत ये है, विदाउट सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स कैन नॉट बी स्टार्टेड, कैन नॉट बी इनिशिएटेड, शुरू नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये जो कह ले सीक्वेंसेस हैं -10 और -35, ये कहाँ पे हैं, ये प्रोमोटर के अंदर हैं। इन सीक्वेंसेस के साथ एफिनिटी है सिग्मा फैक्टर की। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को लेकर प्रोमोटर के साथ उसको अटैच करवाता है। अटैच करवाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू जब होती है, तो सिग्मा फैक्टर उसको खुदा हाफिज कह के अलग हो जाता है और कहता है कि बाकी काम आप करो। और उस तरह आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे, यानी आगे अब ये जो बाकी पार्ट की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर कंप्लीट करता है। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। अब जल्दी से क्विकली, हमारे पास हैं 3 या 4 मिनट, तो बुक पे ज़रा नज़र डाल लें थोड़ा सा, ताकि ये एहसास भी रहे कि हम बुक ही पढ़ रहे थे, और जो बात भी समझ जाए कि बुक में ये कहाँ लिखा है। ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज to the promoter is the first step in gene transcription. One of the subunits of RNA polymerase, sigma factor, is responsible for correct initiation of the transcription process. Once the transcription has started, the sigma factor is released and the remaining part of the enzyme, अब ये जिसे कहेंगे कोर एंजाइम,
ठीक है। अब यहाँ पे उसे एपो कहने की बजाय हम कहेंगे कोर, यानी जो असल मेन एंजाइम जिसने ट्रांसक्राइब करना है वो मौजूद है। गाइड करने वाला शुरू में था, गाइड करके चला गया। तो ये जो कोर एंजाइम है ये फिर आगे मूव करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा? सेंस या एंटी सेंस? सर दोनों दोनों हो सकते हैं। मैं वैसे तो, एंटी सेंस होगा लेकिन वैसे तो सेंस भी दोनों नहीं हो सकते ना, यहाँ पे गलत बात हो जाएगी। हमें कॉपी सेंस की चाहिए, तो टेम्पलेट के तौर पर एंटी सेंस ही इस्तेमाल होगा। अब बात हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की। अच्छा चलें, कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो कंपेयर करें अगर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये डिफरेंस ध्यान में बिठा लें। शॉर्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनने हैं ना, तो वहां पे तो दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं, इधर आ जाए एक नज़र ताकि बात समझ जाए। ये थी रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनना ही बनना था। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी होने थे। तो सेंस ने भी टेम्पलेट के तौर पे यूज किया, उसके सामने एंटी सेंस बन गया। और एंटी सेंस ने भी टेम्पलेट के तौर पे यूज हुआ, उसके सामने सेंस बन गया। तो यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल में सेंस पुराना है तो एंटी सेंस नया है, और दूसरे मॉलिक्यूल में एंटी सेंस पुराना है तो सेंस नया बन गया। ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें सिर्फ कॉपी चाहिए सेंस की। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बननी थी, इसलिए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल हुए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में तो हमें सेंस की कॉपी चाहिए। तो अब सेंस की कॉपी चाहिए, तो फिर टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ एंटी सेंस। ये नीचे डायग्राम को आप देखें, ये, तो ये जो नीचे वाला है ये वाला, दिस इज एंटी सेंस स्ट्रैंड दैट इज एक्टिंग एज टेम्पलेट। क्योंकि अगर इसे टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल किया तो फिर तो इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। बात समझ गए जो हमने शुरू में टाइम लगाया था? ये बेटा ये पॉइंट ध्यान में बिठा लें। क्लियर हो गया? जी सर। ओके। तो खैर टाइम भी ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो गया। तो अब टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं तो इंशाल्लाह कल जब हम इसको, अच्छा कल क्लास होगी, संडे है लेकिन कल क्लास होगी, क्योंकि फिर यही हफ्ता रह गया है, पता चले कि हम ये चैप्टर भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है बेटा।